तो हम शुरू करते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग का मीनिंग वगैरह आप इसमें समझोगे, मीनिंग, नेचर और हिस्ट्री कहाँ से जनरेट हुई है। लेकिन अपनी थ्योरी को हमें उतने लेवल तक ही कंसाइज रखना चाहिए। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो अपने थ्योरी को उस लेवल तक हमें लिमिट रखना चाहिए जिस लेवल में आपकी क्लास में आपके स्कूल में कराई गई है। और अकाउंटिंग का मीनिंग सबसे पहले करा रहे हैं, जो सबसे इजीएस्ट मीनिंग है उसका मीनिंग तो अमेरिकन एसोसिएशन ने बोला है और आईसीएआई ने बोला है और बहुत सारे ऑथर्स ने बोला है। लेकिन जो इजीएस्ट मीनिंग है हमारी एनसीईआरटी की बुक में वो ये है, अकाउंटिंग कैन बी, देयरफॉर को मैंने हटा दिया। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। देखो पहला स्टेप में चार, मतलब पहले प्रोसेस में चार स्टेप आए। आइडेंटिफाइंग, अभी सबका मीनिंग बताऊंगा अलग अलग कि आइडेंटिफाइंग क्या होता है, मेजरिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, कम्युनिकेटिंग क्या होता है। मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके प्रभाव से बिजनेस पर इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ा, फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ा, यानी कि उस इफेक्ट को अगर आप फाइनेंशियल नेचर में शो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो मानेंगे कि वो इकोनॉमिक इवेंट है। यानी कि ऐसे इवेंट जिसका इफेक्ट, जिसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि उस लॉस को या उस फायदे को या उस ट्रांजैक्शन को आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। ठीक है ना। तो उन सब इवेंट्स को, उनकी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब होता है बताना, किसी को इंफॉर्मेशन देना। किसको देना? टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ, टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। यूजर्स मतलब जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, ऑफ सच इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने उनको प्रोवाइड की है, उस इंफॉर्मेशन को जो यूज करते हैं। अब वो यूज क्यों करते हैं? मैं बोलूं कि एक बंदा है इन्वेस्टर, उसने टाटा लिमिटेड के शेयर्स में पैसा लगाया, शेयर्स परचेज करे, टाटा लिमिटेड के शेयर्स परचेज करे, तो वो ये देखना चाहेगा कि टाटा लिमिटेड की परफॉर्मेंस क्या है, वो अप जा रही है या डाउन जा रही है, वो देखना चाहेगा और जरूर देखना चाहेगा। अगर उसे लग रहा है कि टाटा लिमिटेड ग्रो कर रही है और ज्यादा ग्रो कर रही है और उसके फ्यूचर प्लान भी बहुत अच्छे हैं और ज्यादा ग्रो करेगी, तो वो टाटा लिमिटेड के और शेयर्स परचेज करेगा। अगर उसे लगेगा कि इस कंपनी का आगे का प्लान थोड़ा सा डाउटफुल है और कंपनी फ्यूचर डाउन जा सकती है, तो वो उन शेयर्स को सेल करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा कि मार्केट में इसके शेयर इन फ्यूचर घटेंगे, इसके रेट घटेंगे, तो मैं क्यों ना इन शेयर्स को अभी बेच दूं। ठीक है ना। तो हर आदमी अपने अपने स्वार्थ के लिए हमारे बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है अपने अपने मतलब के लिए, ताकि उस इंफॉर्मेशन को देखकर वो अपने डिसीजंस ले सके कि मुझे अब आगे एक्शन क्या लेना है। ठीक है ना। ये तो मैंने खाली इन्वेस्टर का बताया, बहुत सारे इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, पार्टीज होते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आपको सिर्फ मीनिंग समझाने के लिए इतना डिटेल में हम जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग। इन चारों का मीनिंग बताता हूँ। आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है ये पहचानना कि क्या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस की है, जिस बिजनेस के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या वो रिकॉर्ड की जाएगी, रिकॉर्ड की जानी चाहिए, तो ये आइडेंटिफाई करना। फिर उसको मेजर करना, नंबर 2 आ गया मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब क्या होता है? उसको मॉनेटरी टर्म में क्वांटिफाई करना, यानी कि ये बताना कि जब हमने गुड्स परचेज किया तो ये ट्रांजैक्शन तो आइडेंटिफाई हो गई कि रिकॉर्ड की जाएगी। अब उसको मेजर करना, मेजर मतलब गुड्स कितने का परचेज किया,
उसकी अमाउंट को बताना और उसके अमाउंट को देखना कि कितनी अमाउंट हुई है, उसके अमाउंट को कैलकुलेट करना। ठीक है। फिर तीसरा नंबर आया रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जब आपने देख लिया कि आपने 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है, मैंने एग्जांपल लिया, 10,000 रुपए गुड्स आपने परचेज किया है, इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया और मेजर भी कर लिया कि 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन है। अब उसको सिस्टमेटिकली अपने यहाँ रिकॉर्ड करना, अपने यहाँ ऐसे रिकॉर्ड करना कि आप जब चाहे उसका यूज कर सकें। ठीक है। रिकॉर्डिंग का बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो आगे चलेगा तब बताऊंगा। वैसे हम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि आपने जर्नल स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। तो लास्ट में है कम्युनिकेटिंग। जब हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, अपना सारा डाटा बना लेते हैं, सारे अकाउंट बना लेते हैं, तो उसके बाद हम जो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये रही हमारी बैलेंस शीट, ये रहा हमारा सारा हिसाब किताब, हमने इतने पैसे लेने हैं, इतने पैसे देने हैं। उनको इन्फॉर्मेशन देना हर बिजनेस के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। इसलिए हर बिजनेस, किसी भी बड़े बिजनेस की आप वेबसाइट खोल के देखो तो उनकी जितने भी एनुअल रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सब आपको साइट पर पड़े मिलेंगे। इवन 10 साल पहले की भी चाहोगे तो वो भी आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी, क्योंकि उनके लिए कंपलसरी है सब चीजें शो करना। तो जो यूजर्स हैं, अगर आपका उस बिजनेस में कुछ भी इंटरेस्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका कुछ भी मतलब है, तो आप उन बैलेंस शीट को देख करके डिसीजन ले सकते हो कि उस बिजनेस से आपको रिलेशन रखना है या नहीं रखना है। तो यूजर्स को इन्फॉर्म करना, ये हमारे अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। ठीक है। तो जितना येलो में मैंने हाईलाइट कर रखा है वही आपके मतलब की डेफिनेशन है, इजी है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लिखेंगे वही जो आपकी क्लास में लिखवाया है, वर्ड्स आप वही यूज करें। समझाने के लिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले। अब इस डेफिनेशन में कुछ चीजों का यूज हुआ, कुछ शब्दों का हमने यूज करा, लाइक इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होती है? एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज, देखो जितना मैंने हाईलाइट किया मैं उसी को पढ़ रहा हूँ क्योंकि वही आपके लिए इजी है लर्न करना। एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक इवेंट वो कौन सी होती हैं? वो ट्रांजैक्शंस होती हैं विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ मनी या इन मॉनेटरी टर्म्स, जिनको आप मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोला जाता है। और उन ट्रांजैक्शंस का जो बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है उसे बोलते हैं इवेंट। तो ट्रांजैक्शन तो होती हैं क्या क्या हुआ, और उनका जो इफेक्ट पड़ता है उसे बोलते हैं इवेंट। तो इकोनॉमिक इवेंट सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का ही पड़ता है। तो आपको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पता होनी चाहिए, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मशीन खरीदी, वर्कर्स को सैलरी दी। ये सब एग्जांपल मैंने नीचे टिक भी कर रखे हैं येलो में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद बाद में लिख सकते हो। फिर हमने वर्ड यूज किया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब ये पहचानना, ये ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सिलेक्टिंग। देखो एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना और सिलेक्ट करना उन इवेंट्स को
that are considered of financial character and relate to the organization। हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, पहली बात तो ये, और दूसरा उनका नेचर फाइनेंशियल नेचर है, यानी कि वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं। ये चीजें, दो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि एक तो वो फाइनेंशियल नेचर के हों, दूसरा वो उनका जो मतलब है वो हमारे बिजनेस से होना चाहिए। दूसरा आ गया मेजरमेंट। इट मीन्स क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन का मतलब ये एस्टिमेट करना कि वो कितने रुपए की ट्रांजैक्शन होगी, उसको रुपए में कन्वर्ट करना, किसी भी ट्रांजैक्शन को रुपए में कन्वर्ट करना क्वांटिफिकेशन कहलाता है। क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू फाइनेंशियल टर्म्स। देखो फाइनेंशियल टर्म्स में उनको क्वांटिफाई करना, यानी कि पैसों में कन्वर्ट करना यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। पूरी बात का एक ही मतलब हुआ कि रुपीज और पैसे में अगर हम ट्रांजैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वही ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएंगी। अगर किसी इवेंट को या किसी ट्रांजैक्शन को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म में, तो उसे बिजनेस में हम रिकॉर्ड नहीं करते। यस काम है सर, ये बात क्वालिफिकेशन का मतलब दोबारा समझा दो। क्वालिफिकेशन ये क्वांटिफिकेशन है। हाँ, क्वांटिफिकेशन। तो ये खाली एक वर्ड नहीं है, ये पूरा एक, ये समझ लो क्वांटिफिकेशन इन फाइनेंशियल टर्म या मॉनेटरी टर्म। तो इस पूरे का मतलब होता है टू कन्वर्ट इन मॉनेटरी टर्म। बेटा इतना पीछे छोड़ रहा है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करना, ताकि पता चल जाए कि सैलरी कितनी दी है, गुड्स कितने का परचेज किया, उसको अमाउंट पता चल जाए, उसके रुपीज पता चल जाए। ओके सर। कम्युनिकेशन, अच्छा बीच में रिकॉर्डिंग भी था, लेकिन वो, हाँ रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग मिस हो गया, उसे मिस नहीं होना चाहिए था। सबसे मेन चीज रिकॉर्डिंग है, क्योंकि अकाउंटिंग में आप सीखोगे रिकॉर्डिंग बस सारा। वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाई, यानी कि इकोनॉमिक इवेंट जब आइडेंटिफाई हो जाती है, मेजर्ड हो जाती है फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, अब नंबर आता है उनको रिकॉर्ड करने का। और रिकॉर्ड हम ये करते हैं कि जब हम लिखते हैं पेड सैलरी, तो हम बाद में क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए, जो भी है। अब रिकॉर्डिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग इज डन इन ए मैनर दैट द नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन is summarized as per well established practice and is made available as and when required। लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, इतनी बढ़िया लैंग्वेज है, मैं आपको बताऊं कि जिसमें पूरा रिकॉर्डिंग का मीनिंग कवर हो गया। वही कहते हैं कि रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करो। जैसे आप जर्नल करोगे, हम क्या करते हैं, जर्नल बना रहे हैं, जर्नल के बाद हम लेजर सीखेंगे। जर्नल में क्या हो गया, हम जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। लेजर में क्या होगा, हम उनको अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करेंगे कि परचेज की सारी चीजें एक तरफ, कैश की सारी चीजें एक तरफ, रमेश की सारी चीजें एक तरफ, जेके की सारी चीजें एक तरफ, तो हर चीज का अलग अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। इन सब का मैं जब बनाएंगे जब बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये सब रिकॉर्डिंग का एक पार्ट है। अब फाइनल अकाउंट भी ऐसे सिस्टम से बनते हैं कि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम जब चाहें, जैसे चाहें, उस इंफॉर्मेशन को उसमें से एक्वायर कर सकें, और हमारा इंटरेस्टेड जो यूजर्स हैं उन अकाउंट्स में से अपने मतलब की चीज देख सकें। कोई प्रॉफिट देखना चाह रहा है, कोई एसेट देखना चाह रहा है,
कोई लायबिलिटीज देखना चाहता है, कोई ये देखना चाहता है कि हमने कितना लोन लिया हुआ है, कोई ये देखना चाहता है कि हमने कितनी सैलरी पे किया वर्कर्स को। तो हर यूजर अपने अपने मतलब के लिए बिजनेस से एसोसिएटेड है, और वो हर बंदा अपनी मतलब की चीज अकाउंटिंग में देख सके। रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ये रिकॉर्डिंग का मीनिंग है। रिकॉर्डिंग करने के बाद नंबर आता है कि वो रिकॉर्डेड जो डाटा है उसे हम या तो अपनी वेबसाइट पर डाल दें या इंटरेस्टेड यूजर्स के पास भेज दें। पहले क्या होता था, हर बड़ी कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स भेजती थी, जिनके शेयर्स हम परचेज करते थे ना। जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए तो आप कंपनी के क्या हो गए, यूजर्स हो गए, यूजर हो गए। तो आप कंपनी के मालिक भी हो गए। मालिक भी तो यूजर होते हैं, मालिक के अलावा और भी बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आपको कंपनी घर पे भेज रही एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। फिर बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि पेपर का बहुत सारा वेस्टेज है, तो इसको बंद करो, घर पे भेजना, क्योंकि लाखों की क्वांटिटी में एनुअल रिपोर्ट भेजना, बुकलेट भेजना, इतना पेपर लगता है। तो गवर्नमेंट ने कहा ईमेल करो। अब ईमेल होती है, कोई पेपर खर्च नहीं होता, प्लस वेबसाइट पे शो हो जाती है, तो आप जब चाहें उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो ये प्रोवाइड करना इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इस तरह से प्रोवाइड करना इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ताकि आप इंफॉर्मेशन का यूज कर सकें। इस तरीके से आपको प्रोवाइड करना है। लिखा क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल टू ए वैरायटी ऑफ यूजर्स who have an interest in assessing the financial performance and position of an enterprise. Enterprise मतलब हमारी दुकान, हमारा बिजनेस, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन को जानने में, उसको एसेस करने में जिसका इंटरेस्ट है, उन यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ताकि वो डिसीजन ले सके टाइम टू टाइम। वो हमारे अकाउंट इसलिए देखते हैं क्योंकि वो बिजनेस को या तो कंट्रोल कर रहे हैं या बिजनेस उनको अफेक्ट कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो वो हमारे अकाउंट को देख के अपने डिसीजन ले पाते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस से रिलेशन कैसा रखना है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिजनेस हो या कोई क्लब हो, मतलब कि कोई प्रॉफिट एंटिटी हो या नॉन प्रॉफिट एंटिटी हो, ठीक है ना। जो ग्रुप ऑफ पीपल किसी पर्पस के लिए काम करते हैं वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबको ऑर्गेनाइज करके चलना, एक तरह से बोलते हैं संगठन, संगठित होकर चलना। तो जो ग्रुप ये काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ तक डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। मीनिंग तो आ गया, यहाँ तक नेचर भी आ जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा कंपनी का, ठीक है ना। फंक्शंस वगैरह बाद में आएंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन है। यूजर्स, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स जो होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, वो दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। उन्हें यूजर्स भी बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं बिजनेस के डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं और बिजनेस उनके डिसीजन से कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। तो ये यूजर्स हैं। यूजर दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है ना। इंटरनल यूजर्स को प्राइमरी यूजर्स भी बोलते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स को सेकेंडरी यूजर्स भी बोलते हैं। ये तो हो गए प्राइमरी यूजर्स और ये हो गए सेकेंडरी यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट, जैसे कि हमारे मालिक, बिजनेस का ओनर, बिजनेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बिजनेस के एम्प्लॉइज, ये सब तो बिजनेस के अंदर रहते हैं, ठीक है। और दे आर अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस इनके कंट्रोल में रहता है और ये बिजनेस के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है ना।
तो ये होते हैं इंटरनल यूजर्स। इसमें मैं आपको बता दूं दो आपके काम के हैं, एक तो ओनर और एक एम्प्लॉइज। आपके हो सकता है स्कूल में यही लिखा है। ओनर कौन होता है? मालिक। मालिक हमारे अकाउंट में क्यों इंटरेस्टेड है? वो क्या देखना चाहता है? वो देखना चाहता है भाई मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस, मेरी एसेट कितनी है, मेरी लायबिलिटी कितनी है। वो प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी इन चार चीजों में इंटरेस्टेड रहता है, इसलिए वो अकाउंट बना के देखना चाहता है कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, इन फ्यूचर मुझे क्या डिसीजन लेना है। अगर अभी भी लॉस हो रहा है, बिजनेस तो अच्छा है लेकिन मेरे लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो उसे खर्चे कम करने पड़ेंगे। यही तो डिसीजन मेकिंग है। मैं आपको डिसीजन की बात कर रहा हूँ ना, कि यूजर्स कौन कौन से डिसीजन लेते हैं। तो हर यूजर अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। तो ओनर ये डिसीजन लेता है कि मुझे बिजनेस में अपने खर्चे कम करने हैं या नहीं करने, मुझे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करना है या नहीं करना, बिजनेस को और बढ़ाना है या और कम करना है, कैपिटल को कम करना है या ज्यादा करना है। ये सब डिसीजन ओनर लेता है अपने अकाउंट्स को देख करके। फिर आते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज लगातार बोल रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ। हमने कहा भाई हमारा तो प्रॉफिट इतना होने का, बिजनेस तो डाउन जा रहा है, आप सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हो। तो फिर एम्प्लॉइज क्या कहते हैं? वो चुपके से देखते हैं कंपनी के अकाउंट्स। वो कहते हैं चलो पिछले 5 साल के कंपनी के अकाउंट्स देखो जरा। तो पता चला कि कंपनी का तो प्रॉफिट हर साल पहले से बढ़ रहा है। जब उन्होंने ग्राफ देखा, डाटा देखा और डाटा से बनाया ग्राफ, तो पता चला कि कंपनी का प्रॉफिट तो लगातार बढ़ रहा है। जब कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है तो वो चार्ट लेके चले गए कंपनी के पास, एम्प्लॉय मालिक के पास। बाबूजी प्रॉफिट तो आपका लगातार बढ़ रहा है और आप बोल रहे हो कि आपका प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा, अब हमारी सैलरी बढ़ाओ। तो इसलिए एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं हमारे अकाउंट्स में, क्योंकि उनको अपनी सैलरी बढ़वानी है, अपनी वर्किंग कंडीशन सही करवानी है। इसलिए वो अकाउंट्स को देख करके डिसीजन लेते हैं कि एम्प्लॉयज हम अपने ओनर से कैसे बात करनी है। ये दोनों थे इंटरनल यूजर्स। अब आएंगे एक्सटर्नल, बाहरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन्वेस्टर, जिन्होंने हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया पैसा, ठीक है। लैंडर्स, ये भी एक तरीके से इन्वेस्टर है लेकिन ये उधार देने वाले हैं, जिनसे हमने लोन लिया, जैसे कि बैंक, ठीक है ना। इन्वेस्टर होते हैं जो हमारे शेयर्स में पैसा लगाते हैं। तो ये दोनों का मेन मकसद क्या है? ये जानना है कि कहीं जो हमने पैसा बिजनेस को दे रखा है वो डूब तो नहीं जाएगा। यानी कि ये दोनों किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? ये दोनों किस चीज में इंटरेस्टेड है? ये दोनों इंटरेस्टेड हैं सेफ्टी ऑफ फंड्स में। जो इन्होंने फंड्स दिए हैं वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। कभी बिजनेस डूब जाए और हमारा पैसा भी डूब जाए। लीगल बॉडीज, लीगल बॉडीज ये चेक करती हैं कि कहीं हम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे, हम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो दे यूजुअली चेक लीगैलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लीगैलिटी को चेक करते हैं बेसिकली। कस्टमर्स, कस्टमर ये देखते हैं चीजों के रेट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या चीजों की क्वालिटी कम हो रही है या क्वांटिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो मोस्टली मतलब कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे अकाउंट को देख के जांच करते हैं कि कंपनी किस टाइम कहाँ जा रही है। अगर कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट में जा रही है तो कंपनी गुड्स पर हमें बेनिफिट क्यों दे रही है। कई बार कंपनी स्कीम चला देती है कि रिपब्लिक डे ऑफर, 100 ग्राम टूथपेस्ट में 20 ग्राम टूथपेस्ट फ्री, 20% फ्री, या एक के साथ एक फ्री। तो कस्टमर ये चीज जानना चाहता है। सप्लायर्स, सप्लायर कौन होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, जिन्होंने गुड्स उधार बेचा हुआ है। तो वो देखते हैं हमारा पैसा सेफ है नहीं है, लगभग लेंडर जैसी बात हो गई कि हम टाइम पर पैसा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे पा रहे तो कंपनी कंडीशन क्या है? कंपनी अगर डूब रही है तो इसका मतलब हमारा पैसा डूब सकता है, कंपनी से जल्दी पैसा निकालो। जनरल पब्लिक, पब्लिक ये देखना चाहती है, अगर पब्लिक का इंटरेस्ट हो, वैसे नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं, लोग इतने अवेयर नहीं है,
लेकिन हर बंदे को ये देखने का अधिकार होता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी की वजह से पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, ये कंपनी समाज के भले के लिए क्या कर रही है, ये कंपनी जितना पोल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर रही है। इन सब चीजों की जांच करना ये पब्लिक का काम होता है। तो पब्लिक एज ए जनरल पब्लिक ये हमारे अकाउंटिंग में देख सकती है कि हमने पब्लिक सेफ्टी के लिए, पोल्यूशन को हटाने के लिए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ खर्चा भी किया या नहीं किया, उसके लिए कुछ रिसर्चेस हमारी चल रही है या नहीं चल रही है, उन चीजों की जांच करना पब्लिक का काम है। तो पब्लिक अकाउंटिंग इसलिए देखती है। गवर्नमेंट टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी गवर्नमेंट की होती है, जीएसटी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ये देखता है कि हमने जो अकाउंट बनाए और जो हमने जीएसटी वाले को बताया कि हमारी इतनी सेल्स हुई है, तो मैच करते हैं कि सब चीजें आपस में मैच कर रही है या नहीं कर रही है। कभी सेल तो हुई है 1 करोड़ की और आपने बता दी सेल हुई है 19 लाख रुपए की, ठीक है, तो उस वजह से आप अपना टैक्स बचाना चाह रहे हो या चोरी करना चाहते हो, तो किसी भी तरह की हेरा फेरी से बचने के लिए गवर्नमेंट आपके अकाउंट्स देख सकती है। रिसर्चर्स, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने जो पीएचडी की थी, तो मेरी जो पीएचडी थी वो शिपिंग कंपनी के ऊपर थी। तो शिपिंग कंपनीज के अकाउंट्स को देख करके, 21 साल के अकाउंट को देख करके मुझे एनालिसिस करने थे बहुत सारे। तो मैं हो गया रिसर्चर, तो मैंने उन कंपनी के अकाउंट्स को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, उनको वॉच किया और बहुत सारी चीजें फाइंड की, नई नई चीजें फाइंड की उनके अकाउंट में से। तो इसलिए मेरे को अपने रिसर्च करनी होती है, मुझे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने होते हैं, इसलिए मैं अकाउंट्स देखता हूँ। तो रिसर्चर इसलिए इंटरेस्टेड यूजर बन जाता है हमारे अकाउंट्स का। तो ये सब है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोलो गुंजन। गुंजन आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। काम्या बोलो। आपको पूछना है कस्टमर्स इंटरेस्टेड क्यों होते हैं। बेटा कस्टमर के लिए मैंने बताया था कि चीजों के प्राइस अप है या डाउन है, चीजों पे ऑफर्स कैसे हैं, ठीक है ना। अब कंपनी ऑफर दे रही है नहीं दे रही है, तो उसलिए भी वो कभी कभी कस्टमर्स वैसे अकाउंट देखते नहीं है, कभी कभी कस्टमर्स ये देख लेते हैं। अगर हमने किसी चीज का रेट बढ़ाया है तो कस्टमर ये देख लेता है कि क्या कंपनी को रॉ मटेरियल भी महंगा पड़ा था है या हमने खाम का ही रेट बढ़ा दिए। ना तो सैलरी बढ़ी, ना रॉ मटेरियल के रेट बढ़े, ना बिजली का खर्चा बढ़ा, और कंपनी ने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए, तो वो कस्टमर जो है कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। तो इसलिए कस्टमर भी इंटरेस्टेड यूजर कहलाता है। और जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं कराता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग डिफरेंट बुक में हेडिंग्स चेंज है, हालांकि सबका एसेंस बिल्कुल सेम है, डिफरेंट स्कूल्स के अलग लिखवाते हैं। तो मैं थोड़ा जनरल सा मीनिंग लिखवाता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग के जनरल जो मेन हेडिंग है वो लिखवाता हूँ।
टू असरटेन या टू फाइंड आउट, बिजनेस रिजल्ट्स, बिजनेस के रिजल्ट्स का पता लगाना कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है या कम हो गया, या हमें कहीं लॉस तो नहीं हो गया। ये सब चीजों का पता लगाना, ये सब चीजों का पता लगाना अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है बेटा। ठीक है, टू फाइंड आउट पोजीशन, बिजनेस की पोजीशन का पता लगाना। पोजीशन का मतलब क्या होता है? एसेट्स और लायबिलिटीज का पता लगाना कि मेरी एसेट और लायबिलिटी कितनी कितनी है, या कितना पैसा मैंने लेना है और कितना पैसा मैंने देना है। इन चीजों का पता लगाना इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन। मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, हर चीज का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। मैंने रिकॉर्डिंग वाले में बताया था आपको, रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? चीजों को सिस्टमेटिकली इस तरीके से मेंटेन करना, इससे से लिख के रखना अपने यहाँ, जर्नल, लेजर, ट्रैवलेंस, फाइनल अकाउंट्स, इस तरीके से मेंटेन करना कि इंटरेस्टेड यूजर्स उसको जब चाहें उसको यूज कर सकें। ठीक है, और कम्युनिकेशन यानी कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ये सब मीनिंग से निकल के आ रहे हैं मोस्टली। जैसा मीनिंग और शुरू का लेक्चर जो इससे पहले था उनको ढंग से पढ़ लो तो ये सब चीजें बड़ी आसान है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को इन्फॉर्म करना कि हमारे अकाउंट्स ये हैं। इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ये 5 हेडिंग जनरल है, बिल्कुल इन्फॉर्म कर सकते हैं, 4 हेडिंग बल्कि। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और कराया होगा तो वो भी देख लेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल तो आप जितना मैंने पढ़ाया उतना अपने अपने स्कूल के नोट से या अपने बुक से आप उसको रीडिंग करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कल ले लेना। कल इससे आगे की थ्योरी चलेगी, टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा, टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स। ठीक है, बाय बाय।